आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं। ये तो कहिए आपके ऐब व हुनर देखेगा कौन। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को असंवेदनशील और अमानवीय कहकर फटकार लगाई है, जिसमें कहा गया था कि केवल ब्रेस्ट पकड़ना, पैजामा का नाड़ा खींचना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह फैसले को लिखते हुए अपनाई गई असंवेदनशीलता को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं सुनाया गया, इसे सुरक्षित रखा गया और 4 महीने बाद सुनाया गया, यानी कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल किया गया था। एक बात बहुत सुकून देती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट न होता तो क्या होता। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, पहले हाई कोर्ट के जजों के कुछ डिसीजंस को आप भी सुनिए, और अगर आप भी मेरी सोच से इत्तेफाक न रखें तो फिर कहिएगा। साल 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट अपने एक फैसले में कहता है कि स्किन टू स्किन संपर्क के बिना प्राइवेट पार्ट को छूना यौन उत्पीड़न के तहत नहीं आता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति पुष्पा गनेड़ीवाला की एकल पीठ ने दिया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यौन उत्पीड़न के लिए शारीरिक संपर्क यानी स्किन टू स्किन संपर्क जरूरी है और केवल कपड़ों के ऊपर से छूना पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी ने बच्चे के कपड़े नहीं हटाए या कपड़ों के अंदर हाथ नहीं डाला तो बच्चे की छाती को छूना यौन उत्पीड़न नहीं होगा। जस्टिस गनेड़ीवाला ने ही एक दूसरे मामले में आरोपी को बलात्कार के आरोप से ये कहते हुए इसलिए बरी कर दिया कि यह अत्यंत असंभव प्रतीत होता है कि एक अकेला व्यक्ति बिना किसी संघर्ष के पीड़िता का मुंह बंद करे, उसके और अपने कपड़े उतारे और जबरन यौन क्रिया करे। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मेडिकल साक्ष्य पीड़िता के दावे का समर्थन नहीं करते हैं। 31 मई 2017 को राजस्थान हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। अपने आदेश में उन्होंने गौ हत्या के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किए जाने की भी सिफारिश कर दी थी। अब बात करते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट की। 2012 में कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के भक्तवत्सला ने पत्नियों पर पति की मारपीट को ही जायज ठहरा दिया था। उनकी ये टिप्पणी फैमिली मैटर की सुनवाई के दौरान आई। इसमें उन्होंने कहा था कि शादी में सभी महिलाएं कष्ट झेलती हैं। आप विवाहित हैं और आपके 2 बच्चे हैं और आप जानती हैं कि एक महिला के तौर पर कष्ट झेलना क्या होता है। आपके पति अच्छा व्यवसाय करते हैं, वह आपका ख्याल रखेंगे। आप अभी भी उनकी पिटाई के बारे में क्यों बात कर रही हैं। भक्तवत्सला सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने वकीलों पर भी टिप्पणी कर डाली। पारिवारिक मामलों में केवल विवाहित लोगों को ही बहस करनी चाहिए, अविवाहित महिलाओं को नहीं। आपको केवल देखना चाहिए, शादी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की तरह नहीं है। बेहतर होगा कि आप शादी कर लें और आपको ऐसे मामलों में बहस करने का बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। जस्टिस भक्तवत्सला ने इस तरह की महिला विरोधी टिप्पणी पहली बार नहीं की थी। वह पहले भी न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर महिलाओं को कमतर आंक चुके थे। 12 मई 2011 को उन्होंने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि 21 साल की लड़कियां इतनी सक्षम नहीं होती कि वह अपना जीवन साथी चुन सके। फैसले में उन्होंने कहा कि हमारी राय में 21 साल से कम उम्र की लड़कियां प्यार में पड़े लड़के के बारे में तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। हमारा सुझाव है कि 21 वर्ष से कम आयु की लड़की के प्रेम संबंध के मामले में यह शर्त होनी चाहिए कि लड़की के माता पिता विवाह को मंजूरी दें, अन्यथा ऐसे विवाह को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। अब बात करें पिछले साल सितंबर की, तो कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बी श्रीनंदा ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके की तुलना पाकिस्तान से कर दी। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी और कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान कहना देश की अखंडता के खिलाफ है। आगे चलते हैं। 8 दिसंबर की बात है। विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में
एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा, ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप यह भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहाँ पर अधिक लोग होते हैं जो कहते हैं उसी को माना जाता है। उन्होंने कहा कि जो कठमुल्ला हैं, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, जनता को बहकाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बहकाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो हाईकोर्ट जजेज के इन फैसलों को आपने सुना। सोचिए कि क्या असर होता होगा उन लोगों पर जो पुलिस प्रशासन सब जगह से ठोकरें खाकर न्याय की चौखट पर आखिरी आस लेकर आए होंगे। और चाहे जिस वजह से हो, लेकिन जब जजमेंट में संवेदनशीलता का ख्याल नहीं रखा जाता होगा तो किस तरह से पूरा देश प्रभावित होता होगा। क्योंकि जजों का जजमेंट एक क्षणिक आवेग नहीं बल्कि कानून बन जाता है। इसकी न्यायालय में दुहाई दी जाती है और उसे देखते हुए ही किसी भी कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट की बात हो या हाई कोर्ट की बात हो, डिसीजंस होते हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे और जिससे ये पूरा विवाद उपजा है। मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का, जिसे लेकर बहस चल रही है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा। कोर्ट ने जिस केस में यह फैसला सुनाया वह मात्र 11 साल की एक बच्ची से जुड़ा था और कोर्ट के इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बिफरा है, जिसके बारे में हमने पहले ही जिक्र भी किया है। सिर्फ ब्रेस्ट पकड़ना और नाड़ा खींचना रेप या रेप की कोशिश नहीं है। कोर्ट के इस फैसले को सुनकर किसी भी आम इंसान का खून खौल जाए और यही कारण था कि देश भर में इस फैसले को लेकर उबाल था। लड़कियों के घर वाले तो ये सोचकर कांप ही गए होंगे कि अगर कानून के रखवाले ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर सुरक्षा की उम्मीद किससे करें। मानता हूं कि जज जब जजमेंट देते हैं तो उस व्यक्ति के जिंदगी, परिवार, हालात को ध्यान में रखते हुए फैसले देते हैं ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद न हो एक दो गलतियों से। लेकिन क्या जजों को जजमेंट देते समय दूसरे पक्ष के इस नैसर्गिक अधिकार को नजर में नहीं रखना चाहिए कि वो किस विचार या संस्कार का व्यक्ति होगा जो 11 साल की बच्ची या किसी भी उम्र की बच्ची या महिला के प्राइवेट पार्ट तक अपने हाथ बढ़ा रहा है, उसे घसीटते हुए पुलिया के नीचे ले जाने का प्रयास करता है, पीड़िता के पैजामे की डोरी खींचता है, वो चीखती है, चिल्लाती है, लोग मदद को पहुंचते हैं, आरोपियों के पास देसी पिस्तौल भी है और वो पिस्तौल दिखाकर धमकी देते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। उस पिता से पूछिए जो अपनी बच्ची को गोद में बैठाए टीवी पर वो न्यूज देख रहा होगा और उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करता है और उस पर लिख कर आता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि किसी महिला का ब्रेस्ट पकड़ना या पैजामा का नाड़ा खींचना दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता। क्या गुजरा होगा उसके दिल पर, क्या छवि बनी होगी जुडिशरी को लेकर उस पिता के दिल में। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दृष्टिहीन लोग भी जज बन सकते हैं, यानी न्याय देखने की चीज नहीं, समझने और महसूस करने की चीज है। और दूसरी तरफ आंख वाले जज ये कह रहे हैं कि ब्रेस्ट पकड़ना या नाड़ा खींचना रेप की कोशिश नहीं है। अब आप ही बताइए कि कौन ज्यादा अंधा है, जो देख नहीं सकते या जो देखकर भी अंधे बने हुए हैं। अगर न्याय सिर्फ आंखों से ही दिया जाता तो शायद ऐसे जजों को दिखता कि जब कोई औरत या बच्ची सड़क पर या कहीं भी इस तरह के हमले का शिकार होती है तो वो घटना सिर्फ उसके शरीर को टच करने तक सीमित नहीं होती, उसकी रूह तक कांप जाती है। मगर नहीं, हमारे दूरदृष्टि वाले जज ने इसे इतना हल्का बना दिया जैसे कोई खेल चल रहा हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दृष्टिहीन लोग भी जज बन सकते हैं तो यहां दिल में एक ख्याल भी आता है कि आंख वाले जजों से नेत्रहीन जज ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो देख नहीं सकते
वो शायद कानून की असली आत्मा को महसूस कर सके, न कि अपनी कुर्सी की ताकत से निर्णय के नाम पर संवेदनहीनता की मूर्खता लिखे। और फिर सोचिए, जब आंखों से देख सकने वाले जज ये तर्क दे सकते हैं कि ब्रेस्ट पकड़ना रेप की कोशिश नहीं है, तो उनसे अच्छे तो वे ही होंगे जिन्हें देखने के बजाय महसूस करने की ताकत दी गई। कम से कम वे न्याय की आंखों के भ्रम में तो नहीं, बल्कि तर्क और नैतिकता की रोशनी में देखेंगे भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर पेरेंट्स के दिल में एक उम्मीद जगाई है और ये मैसेज भी दिया है कि न्याय की परिभाषा को सिर्फ कानून की किताबों से नहीं, बल्कि इंसानियत की किताब से भी पढ़ना चाहिए, ताकि संवेदनशीलता को कुचलकर फैसले न दिए जाएं। और पूरे मामले के विश्लेषण से यही बात सामने आती है कि इस मामले पर देश का हर पिता यही कहेगा कि छूने की बात तो दूर, कोई दरिंदा एक गंदा कमेंट तक कैसे कर सकता है मेरी बच्ची या किसी महिला पर। और ये बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि न्यायालय न्याय का मंदिर है, अपराधियों के हौसले बढ़ाने का मंच नहीं। सवाल यह है कि एक बच्ची या महिला के शरीर को टच तक करने की हिम्मत कोई भी दरिंदा कैसे कर सकता है? यह अधिकार किसने दिया उसे? सोचिए, किसी बच्ची या महिला का उसके खुद के शरीर पर भी हक न हो, उसके शरीर को दबोचना है या दरिंदगी करना है, दरिंदे इस पर भी अपना अधिकार समझने लगें और अदालतें दरिंदों के हक में फैसला सुनाने लगें, तो फिर जिंदगी में बचा ही क्या रह जाएगा? तो फिर जीने का मतलब क्या है? जब ऐसे जजमेंट आने लगेंगे तो तय मानिए, जुडिशरी ही नहीं, डेमोक्रेसी के किसी भी पिलर का कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी अपने कार्यालय तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपकी कार, आपकी सिक्योरिटी, आपके तामझाम इन्हीं बच्चियों के टैक्स पेयर पिता की गाढ़ी कमाई से आता है। और जब ये सड़कों पर आपके सामने होंगे तो हालात बस से बदतर होंगे। फिर फैसले सुनाए नहीं जाएंगे, सुनने होंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, वो शांत भी है, जगन्नाथ भी।